वेनेजुएला के बाद क्या ईरान को भी कोई नया कार्यवाहक राष्ट्रपति मिलने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक और टैरिफ बम फोड़ा है। ईरान संग बिजनेस करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगा दिया गया है और भारत पर क्या इसका असर होगा? कितना ज़्यादा होगा? किस देश पर सबसे ज़्यादा होगा? सबसे बड़ी बात यह भी है कि आखिर ईरान सरकार को उखाड़ फेंकना इतना मुश्किल क्यों है? 17 साल में कई बार ऐसी कोशिश हुई और हर बार नाकाम हुई। इसका भी इतिहास आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति। सबसे पहले अपडेट की बात कर लेंगे। और अपडेट क्या है? ईरान की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने अपना जो पुराना हथियार है वो उठाया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर, मित्र देश या जो उसके दोस्त हैं, उन पर 25% टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, कई लोग जान गंवा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि जो देश ईरान के साथ बिजनेस करते हैं उन पर नया 25% टैरिफ लगेगा। इस घोषणा का मतलब ये है कि चीन से सामान इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा और जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का ये एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है, ईरान के चलते फैसला लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने लिखा कि तुरंत लागू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस करने वाला कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी और सभी बिजनेस पर 25% का टैरिफ देगा। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ये ऑर्डर आखिरी और पक्का है। शायद ये भी बोलना ज़रूरी है, वरना पता नहीं रात होते होते उनके ख्याल बदल जाते हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट हमले की धमकी भी दे चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर हमले का विकल्प पूरी तरह से खुला है। एक आध बार वो हमला कर भी चुके हैं अपने B-2 बॉम्बर से ईरान इजराइल तनाव के दौरान। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के ट्रेड पार्टनर्स पर अमेरिका 25% टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो तेहरान पर उसके हिंसक प्रोटेस्ट पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बार बार तेहरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि इस्लामिक रिपब्लिक सरकार प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ जानलेवा ताकत का इस्तेमाल कर रही है तो अमेरिका हमला करेगा। अमेरिका हमले की कोई ना कोई वजह ज़रूर खोज लेता है, कहीं भी हो। तो यहाँ भी उसने हमले की वजह खोज ली है। खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ नहीं किया है कि 25% टैरिफ कैसे लागू किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी नहीं बताया कि ईरान के साथ बिजनेस करना किसे माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है, मगर यह सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि आखिर ये एक्स्ट्रा टैरिफ कैसे काम कर सकते हैं, किन देशों को टारगेट किया जाएगा और क्या सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सर्विसेज पर भी ज़्यादा ड्यूटी लगेगी। बहरहाल, ट्रंप का ये ऐलान इस वक्त में आया है जब उन्होंने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर बचाने के लिए अमेरिकन मिलिट्री के दखल की बात कही। ईरान में फिलहाल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन बंद है, इससे ईरान के लोग बाहरी दुनिया से वैसे भी अलग थलग हैं। नए टैरिफ का मतलब यह है कि चीन से आने वाले सामान पर कम से कम 45% टैरिफ रेट लग सकता है। कारण ये है कि पहले से 20% है, मतलब पहले का 20% और अब का 25% ये हो जाएगा 45%। चीनी कस्टम्स का जो कस्टम डिपार्टमेंट का जो डाटा है, जो रिकॉर्ड्स हैं, आंकड़े हैं, उसके मुताबिक 2025 के पहले 11 महीनों में चीन ने ईरान को $6.2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया और $2.85 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया। ये तेल की खरीद का हिसाब लगाने से पहले की बात है। चीन इस तरह की बातें पब्लिक में जारी नहीं करता है। सवाल यह भी कि भारत पर क्या बड़ा असर पड़ेगा। पिछले साल अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर हुई। ग्लोबल मार्केट को इसने पूरी तरह हिलाकर रख दिया था जब ट्रंप ने चीनी सामान पर टैरिफ को बढ़ाकर एकदम से 145% कर दिया था, 145%। मौजूदा टैरिफ रेट जो है वो लंबी बातचीत के बाद तय हुआ था। चीन के अलावा भारत, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, इन्हें ईरान का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस गर्मी में भारत से आने वाले सामान पर ड्यूटी दोगुनी की और 50% करीब टैरिफ लगा दिया था ताकि रूस से तेल खरीदने वाले देश को सज़ा दी जा सके। उन्होंने रूसी तेल खरीदने वाले जो दूसरे देश हैं उन पर भी ऐसा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसमें चीन भी शामिल है और चीन तो सबसे बड़ा कस्टमर है। इससे पहले ही भारत 50% टैरिफ का जो भार झेल रहा है। शुरुआत में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीद रोकने का दबाव बनाने के लिए 25% अतिरिक्त लगा दिया। अब अगर भारत और ईरान के बीच व्यापार जारी रहता है तो ये टैरिफ 75% हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ भारत के सामने मुश्किल नहीं आएगी, कई और देश हैं जिनके साथ ईरान का कारोबार चलता है, व्यापार चलता है, वो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। पहले भारत को जान लीजिए।
ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी है कि भारत से ईरान को होने वाले मुख्य निर्यात में 512.92 मिलियन डॉलर के जैविक रसायन शामिल हैं। इसके बाद फल हैं, मेवे हैं, खट्टे फल के छिलके हैं, खरबूजे हैं। इनका मूल्य है 311 मिलियन डॉलर से कुछ ज़्यादा। खनिज, ईंधन, तेल और डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है उसका क्या इस्तेमाल होता है? पेट्रोलियम उत्पाद, शराब और इत्र, परफ्यूम इसके ज़रिए बनते हैं। इसका आयात 86.48 मिलियन डॉलर का है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत से ईरान जो है वो अपना व्यापार पहले ही काफ़ी कम कर चुका है। 2018-19 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 17.03 अरब डॉलर का था। अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 में ये हो गया घटकर 4.77 अरब डॉलर। 72% की ये गिरावट थी, कमी थी। 2025 आते आते आंकड़ा 1.68 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यही कारण है कि 2019 में ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को मजबूत रीढ़ रखने और अमेरिकी दबाव के सामने नहीं झुकने के लिए कहा था 2019 में। आज भी वो बयान ऐसा लगता है बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। भारत ईरान से ट्रेड बंद करता है तो 1.68 अरब डॉलर के व्यापार को झटका नहीं लगेगा, बल्कि रूस, मध्य एशिया और यूरोप से होने वाले व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा वो समझिए। हर चीज़ लेन देन नहीं होती, कभी कभी रास्ता भी इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल भारत इन देशों तक ईरान के रूट से ही पहुंचता है। ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है जो दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, इस बंदरगाह के होने से भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से सीधा व्यापार कर सकता है। इसका एक फायदा ये कि पाकिस्तान से गुजरने वाले रूट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता भारत को। ईरान से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC भी है। इसके जरिए भारत रूस और यूरोप के देशों से जुड़ता है। भारत को लंबे और खर्चीले समुद्री मार्गों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। मतलब ये सबसे ज़बरदस्त वाला शॉर्टकट है। मध्य पूर्व मामलों के जानकार बताते हैं कि अगर भारत ईरान से व्यापार बंद कर देता है तो ईरान भी भारत पर सख्त हो सकता है। भाई उसके पास भी ऑप्शन है। ईरान मजबूरन दूसरे ऑप्शन पर जाएगा, चीन के करीब जाएगा और व्यापार के मार्ग चीन को दे सकता है। चीन इस बात से वैसे भी खुश होगा कि भारत एक बड़े व्यापारिक मार्ग से, एक बड़े रूट से, एक बड़े शॉर्टकट से कट जाएगा। पूर्व राजनयिक हैं अनिल त्रिगुणायत, उन्होंने मनी कंट्रोल से बातचीत में कहा है कि ईरान की स्थिरता बहुत ज़रूरी है। भारत में शिया आबादी भी बहुत बड़ी है। चाबहार बंदरगाह और INSTC दोनों भारत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर ईरान में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है तो इसका भारत के हितों पर बुरा असर पड़ेगा। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क प्रॉपरली चलते रहें। ईरान में किसी भी प्रकार की अगर बाधा आती है, जैसे बुनियादी ढांचे, बंदरगाह, वो इससे प्रभावित होते हैं, तो भारत की जो क्षेत्रीय रसद और आर्थिक भागीदारी है उस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। समाचार एजेंसी है IANS, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ईरान ने 2015 में चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के विकास में संयुक्त सहयोग के लिए एक MOU भी साइन किया था। भारत और ईरान का मकसद चाबहार पोर्ट को एक बड़ा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना है। ये पोर्ट मानवीय मदद जैसे भोजन, दवाइयाँ, कमर्शियल गुड्स आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह इसके ज़रिए ले जाया जा सकता है, उसमें एक ज़रूरी भूमिका निभाएगा। पहले अमेरिका इसको लेकर सख्त था, लेकिन हाल ही में भारत को चाबहार बंदरगाह पर परिचालन जारी रखने के लिए 6 महीने की छूट भी दे दी गई। 29 अक्टूबर को ये छूट दे दी गई थी कि चलिए आप चाबहार जो पोर्ट है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इस छूट को भारत के लिए कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा गया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के ऐलान से भारत को बड़ा झटका लग सकता है। वैसे ईरान से व्यापार बंद होने का जो नुकसान है वो चीन, UAE और तुर्की को भी होगा। वर्ल्ड बैंक 2022 के आंकड़े बताते हैं कि ईरान से जो सबसे ज़्यादा कारोबार है वो चीन, UAE, तुर्की और फिर भारत करता है। 2022 में ईरान का जो कुल व्यापार है वो करीब 140 अरब डॉलर का था। इसमें ईरान का जो निर्यात है वो 80.9 अरब डॉलर और आयात 58.7 अरब डॉलर का था। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन के साथ 2022 में ईरान का 22.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। चीन ट्रंप के दबाव में आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। उसके बाद UAE है, तुर्की है और फिर भारत का नंबर आता है। ये तो वर्तमान हालात हो गए, उसका क्या असर होगा उसकी भी बात हो गई। लेकिन आखिर क्या बात है कि ईरानी सरकार को बार बार कोशिश के बाद भी उखाड़ कर नहीं फेंका जा सका है। थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। पिछले 17 साल में कई बार ऐसी कोशिश हुई। 17 साल में ईरान में अस्थिरता के बाद सत्ता पलट के बाद सरकार को पलटने की कोशिश हुई। हर बार वो नाकाम हुई है।
तो जब तक सुरक्षा तंत्र में दरार नहीं पड़ती और विपक्ष एकजुट होकर भरोसेमंद विकल्प नहीं देता है, तब तक तो जो आयतुल्ला अली खामेनेई हैं, उनका जो किला है, लौह किला जिसे बोलते हैं, वो अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। ईरान एक बार फिर से उबल रहा है। तेहरान की सड़कों से लेकर कुर्दिस्तान के पहाड़ों तक तानाशाही मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन ये पहली बार थोड़ी है, तो 17 साल में कई बार ऐसा हुआ। इस तरह के दौराहे पर वो खड़ा हुआ है। हर बार जनता सड़क पर उतरती है। दुनिया को लगता है शायद इस बार इस्लामी गणराज्य की नींव हिल जाएगी, लेकिन जैसे ही धूल चढ़ती है तो जो आयतुल्ला अली खामेनेई है, उनका शासन और ज़्यादा क्रूरता के साथ वहीं पर नज़र आता है, अपनी जगह पर कायम नज़र आता है। ईरान के इस्लामी शासन का टिके रहना दरअसल कोई चमत्कार नहीं है। ये बहुत सोची समझी और एक क्रूर रणनीति का नतीजा है, उसे बहुत ध्यान से समझिए। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में ईरान के पास अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सबसे गहरा, सबसे व्यापक यानी बड़ा और सबसे प्रभावी यानी इफेक्टिव सुरक्षा तंत्र है। ईरानी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं है, बल्कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और उनका जो अर्धसैनिक बल है बासिज जिसे कहा जाता है, वो है। अब बासिज कोई साधारण पुलिस बल नहीं है। ये समाज के भीतर बुना हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें आपके पड़ोसी, आपका दुकानदार, आपके साथ पढ़ने वाला छात्र, आपके बगल में बैठने वाला, आपसे डेली मिलने वाला, वो मुखबिर हो सकता है। बासिज को शासन के दमनकारी मूल्यों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। जब भी कोई विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो ये सादे कपड़ों में भीड़ में घुस जाते हैं। जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं कि अच्छा ये फला आदमी ज़्यादा उचका रहा है, उसकी पहचान कर लेते हैं, हिंसक कार्रवाई करते हैं। इनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं है, बल्कि सुप्रीम लीडर के प्रति है। इसीलिए ये अपनी जनता पर गोली चलाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। ईरानी सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की नीति भी अपनाई है। वो क्या है? मानवाधिकार समूहों और जेल से रिहा हुए कैदियों की गवाही बताती है कि सरकार अब सिर्फ मारने में विश्वास नहीं करती। समझ रहे हैं आप कि आप डायरेक्ट किसी को किल कर दें, मारने से ज्यादा वो तोड़ने में भरोसा करती। तोड़ना कैसे, वो समझिए। अक्सर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करते हैं, जेल में अमानवीय यातना दी जाती हैं। हमेशा के लिए जेल में रखने के बजाय उन्हें तब रिहा किया जाता है जब वो बुरी तरह पिट चुके होते हैं, उनका शरीर और मन टूट चुका होता है। इसके पीछे भयानक तर्क क्या है कि जब एक मोहल्ले का लड़का जेल से वापस आएगा, उसकी हालत देखकर उसके दोस्त, परिवार वाले और जो पूरा वो इकोसिस्टम है वो सहम जाएगा, तो दूसरों के लिए डरावना सबक बन जाता है। इसे देखकर लोग ऐसी हरकत नहीं करते हैं, डरते हैं। ईरान में इंटरनेट का शटडाउन होना आम बात है, लेकिन वहां का सर्विलांस उससे कहीं आगे है। ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी करने वाले हजारों साइबर जासूस तैनात हैं। वे सोशल मीडिया पर असंतोष की छोटी से छोटी चिंगारी को भी आग बनने से पहले बुझाने का काम कर देते हैं। अब ये स्थितियां बदलेंगी कैसे जब तक सुरक्षा बल पाला नहीं बदलते हैं। किसी भी क्रांति की सफलता सबसे बड़ी कुंजी होती है कि जब बंदूक थामने वाले हाथ सरकार के साथ हैं, सरकार तब तक सुरक्षित है। ईरानी सरकार के गंभीर रूप से गिरने के खतरे के लिए यह अनिवार्य है कि सुरक्षा बलों की एक बड़ी संख्या, विशेषकर नियमित सेना और पुलिस, ना कि IRGC, पाला बदलकर प्रदर्शनकारियों में प्रोटेस्ट शामिल हो जाए, या कम से कम वो निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार तो कर दें कि हम आम आदमी को नहीं मारेंगे। ऐसा अब तक नहीं हुआ है। IRGC और बासिज को इतना आर्थिक लाभ दिया जाता है कि वो आखिर तक वफादार बने रहेंगे। इनका वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां के अलग अलग सेक्टर में बहुत गहरा दखल है। एक और ऑप्शन है लीडरशिप का विकल्प। अब तक के आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी ये कि कोई चेहरा ही नहीं है। सरकार को गिराने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है, नेतृत्व की जरूरत होती है, जो भीड़ को दिशा दे सके, सुरक्षा बलों, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ बातचीत कर सके। बिना किसी स्पष्ट विकल्प के बहुत से लोग जो मौजूदा खराब व्यवस्था है उसे अराजकता से बेहतर मानते हैं। अराजकता क्या, वो आगे बताएंगे। आर्थिक आपातकाल जैसे हालात। ईरान की क्रांति 1979 में तब सफल हुई थी जब तेल, सफल नहीं हुई थी मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, तब तेल कर्मचारियों और बाजारियों यानी कारोबारियों ने हड़ताल कर दी थी। सरकार को घुटनों पर लाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप करना होगा। जब तक तेल बिक रहा है, पैसा रिवोल्यूशनरी गार्ड तक पहुंच रहा है, तो जाहिर से वो दमन जारी रखेंगे, बंदूक चलाते रहेंगे। 17 साल में कई बार कोशिश हुई। कब हुई वो जान लीजिए। 2009 ग्रीन मूवमेंट इसे नाम दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव जो विवादित था, उसमें लोगों ने पूछा कि मेरा वोट कहां है। इसको लेकर लाखों लोग सड़क पर उतरे। 1979 जिसका भी हमने जिक्र किया है, कारोबारी जब उतर गए थे, 1979 के बाद ये सबसे बड़ा प्रदर्शन था। सरकार ने इसे बेरहमी से कुचल दिया, सैकड़ों लोग मारे गए। विपक्षी नेता, इसमें मीर हुसैन मौसवी हैं, मेहदी करौबी हैं, वो नज़रबंद कर दिए गए। यह आंदोलन मुख्य तौर पर राजनीतिक था और मध्यम वर्ग तक ये सीमित रहा।
इसके अलावा 2017-18 में आर्थिक विद्रोह हुआ, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही थी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा था। उसे लेकर तेहरान के अलावा छोटे छोटे शहर, गरीब तबके, यहाँ पर यह आंदोलन शुरू हुआ, नारे लगने शुरू हुए। सुरक्षा बलों ने हजारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कोई चेहरा नहीं था, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी। कोई वहाँ से खड़ा होकर चिल्ला रहा है, कोई वहाँ से खड़े होकर चिल्ला रहा है, कोई सामने से खड़ा होकर चिल्ला रहा है। ऐसे में किसी भी आंदोलन को दबाना बहुत आसान था, ये भी दब गया। 2019 खूनी नवंबर इसे नाम दिया गया, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में अचानक 200% की बढ़ोतरी हो गई। 200% की बढ़ोतरी हुई। तब बहुत ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ, लोगों ने पेट्रोल पंप और बैंक जला दिए, सरकार ने इंटरनेट बंद किया, सेना को उतार दिया। 3 दिन में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये क्रूरता का चरम था, इसीलिए इसे खूनी नवंबर कहा गया। फिर 2022-23 आया, महसा अमीनी आपको याद होंगी, जिन-जियान और आज़ादी। पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत हो गई। ये आंदोलन हिजाब के खिलाफ शुरू हुआ था, जल्दी व्यवस्था परिवर्तन की मांग में बदल गया। महिलाओं और युवाओं ने इसका नेतृत्व किया। महीनों तक अशांति रही, 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सरकार तब हिल जरूर गई, लेकिन गिरी नहीं। पुलिस को कुछ समय के लिए पीछे हटा दिया गया और अब वो फिर पावर में आ गए, मतलब पुलिस फिर आगे आ गई, इंस्पेक्टर राज। और वैसे अगर रिजीम चेंज भी हो गया, सब बदल भी गया, सत्ता पलट भी गई, तो फिर क्या होगा? जनता का आक्रोश जीत गया, अयातुल्ला की सरकार चली गई, उसके बाद क्या सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? नहीं। रिजीम चेंज के बाद का समय और ज्यादा खतरनाक होगा, लोग ये भी जानते हैं। ईरान में विपक्ष बहुत बिखरा हुआ है। राजशाही के समर्थक वामपंथी मुजाहिदीन खल्क MEK और जातीय अल्पसंख्यक, इसमें कुर्द हैं, बलूच हैं, अरब हैं, इन सबका एजेंडा अलग अलग है। सब अपने अपने घर के उस्ताद बने हैं, सब अपने अपने घर में किंग बने हुए हैं। अब अगर केंद्रीय सत्ता गिरेगी तो ये गुट आपस में भिड़ेंगे। लीबिया और सीरिया का एक उदाहरण सामने है। एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे के बिना ईरान गृह युद्ध की आग में झुलस जाएगा। अब शुरुआत में जब हम रिवॉल्यूशनरी गार्ड की बात कर रहे थे, तब मैंने कहा था इनका दखल। रिवॉल्यूशनरी गार्ड एक सेना नहीं है, ये इन्होंने एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य खड़ा कर रखा है। ये दूरसंचार में है, मतलब टेलीफोन वगैरह जो चलता है, निर्माण में है, कंस्ट्रक्शन में है, तेल में है जो वहाँ के मेन धंधा है, और बैंकिंग जो वहाँ की आर्थिक रीढ़ है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। सत्ता बदलने के बाद भी बंदूक इनके पास रहेगी, पैसा इनके पास रहेगा, मतलब पावर इनके पास होगा, तो आसानी से एक माफिया या उग्रवादी संगठन के रूप में काम कर सकते हैं और नई सरकार को स्थिर करते रहेंगे। दशकों से जो गुस्सा लोगों का है वो लावे की शक्ल में फूटेगा। जिनने परिजनों को खोया है वो बासिज, मुल्लाओं, इन सबसे बदला लेंगे। देश में हिंसा का नया चक्र शुरू हो जाएगा और इसे रोकना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा। आर्थिक पुनर्गठन, प्रतिबंधों और भ्रष्टाचार ने ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उसे खोखला कर दिया। इसे पटरी पर लाने में कई साल, दशकों लग जाएंगे। नई सरकार से जनता को तुरंत राहत की उम्मीद होगी। अब अगर नई सरकार विफल होती है तो अराजकता फिर फैलेगी। अगर ये रेजिम चेंज होता है, अगर मगर के साथ, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल था, पर हमने आपको बता दिया कि अगर चलो चेंज भी हो गया तो क्या होगा। 4 पॉइंट हमने वो आपको बता दिए। अतीत में हमने आपको बता दिया 17 साल में कई बार कोशिश, हर बार कोशिश नाकाम। वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है और कैसे सिनेरियो, और अमेरिका की होशियारी भी हमने आपको बता दी। जैसे कई बार हमने कहा है, एडिटर्स के हवाले से हमने आपको कहा है, अलग अलग जो लिखते हैं, कि लगता अमेरिका का राष्ट्रपति चुना हुआ राष्ट्रपति है, पर फैसले देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई कारोबारी सत्ता चला रहा है और जबरन भला करने की आदत। अब कह रहा है हम ईरान के जो प्रोटेस्ट करने वाले उनका भला करेंगे, और जो ईरान से दोस्ती रखेगा उन पर 25% टैरिफ भी लगाएंगे। तो आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ये भी हमने आपको बताया कि सत्ता पलट गई तो कैसा दौर आ जाएगा। आगे क्या होगा वो अपडेट भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।